Good morning, everyone. We are reading our seventh chapter of First Flight Glimpses of India. And now we are reading first part of this chapter, A Baker from Goa. Up to here we have completed our chapter and now we will start our chapter from here. In this paragraph, we will read about author's childhood days, about his about the baker, about the baker's dress, like this. So we will start our chapter from here. The baker made his musical entry on the scene with the zing zang sound of his specially made bamboo staff. अर्ली इन द मॉर्निंग जब बेकर गांव में आता था, गोवा विलेजेस में आता था, तो अर्ली इन द मॉर्निंग जो उसकी एंट्री होती थी वो बड़ी ही म्यूज़िकल होती थी, क्योंकि उसके हाथ में एक बैम्बू का बना हुआ, बांस का बना हुआ स्टाफ होता था, एक लाठी होती थी, एक स्टिक होती थी जिसमें से झिंग झैंग की साउंड आती थी. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड. उसने अपने सिर के ऊपर एक बास्केट रखी होती थी और अपने एक हाथ से उसको सपोर्ट किया होता था. द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड. और दूसरे हाथ से वो उस बैम्बू स्टाफ को ज़मीन पर मारता रहता था, यानी कि झिंग झैंग की साउंड क्रिएट करने के लिए उसको ज़मीन पर बार बार टिकाता रहता था. He would greet the lady of the house with good morning. वह घर की महिलाओं को शुभ प्रभात कहकर अभिवादन करता था. And then place his basket on the vertical bamboo. और उसके बाद एक vertical bamboo अपने साथ रखता था जिसके ऊपर वह अपनी टोकरी को रख दिया करता था. We kids would be pushed aside with a mild rebuke. हम सभी बच्चों को पुश कर दिया जाता था, हल्का सा धक्का देकर दूर कर दिया जाता था और हमें डांटा भी जाता था. एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट. और घर की नौकरानियों को लोव्स डिलीवर कर दिए जाते थे, दे दिए जाते थे. बट वी वुड नॉट गिव अप. लेकिन हम बच्चे भी हार कहाँ मानने वाले थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ. किसी न किसी तरीके से हम घर की पैरापेट के ऊपर, यानी कि मुंडेर के ऊपर चढ़ जाया करते थे और उसके बाद हम बास्केट में झाँका करते थे. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स. यहाँ पर ऑथर कहता है कि मुझे आज भी उन लोव्स की जो एक टिपिकल, जो एक सुगंध होती है, उसकी जो एक खुशबू थी, वो आज भी उसे महसूस होती है, ऑथर को महसूस होती है. तो ऑथर यहाँ पर कहता है कि आज भी मैं उन लॉव्स की जो एक टिपिकल फ्रेगरेंस थी, जो एक पारंपरिक खुशबू थी, उसको याद करता हूँ. लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. जो लॉव्स होते थे वो बड़ों के लिए होते थे और जो ब्रेड बैंगल्स होती थी वो बच्चों को डिलीवर की जाती थी. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली. उसके बाद हम अपने टीथ को ब्रश करना और अपने मुंह को धोना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे. एंड वाई शुड वी. और हम समझे भी क्यों. हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. टूथब्रश करने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए कौन मैंगो लीफ को तोड़ेगा और कौन उनसे ब्रश करेगा. इट मीन्स इतनी कठिनाई कौन उठाएगा. आजकल तो ब्रश हो गई हैं, टूथपेस्ट हो गई हैं, टूथब्रश हो गई हैं और ईज़िली हम ब्रश कर सकते हैं. लेकिन उस टाइम पे जो मैंगो लीफ होती थी उनको तोड़कर उनसे ब्रश किया जाता था, यानी कि टीथ को क्लियर किया जाता था. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल. और ये इतना ज़्यादा भी नेसेसरी नहीं था. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. शेरों के जो मुंह है वो कौन धोता है. इनमें से कहावत यहाँ पर है कि शेरों के मुंह किसने धोए हैं. तो यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि शेरों को कभी भी अपने मुंह को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. होटी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली. आफ्टर ऑल, गरम चाय जो हम ब्रेड बैंगल्स के साथ लेते थे उससे हमारे जो दांत हैं वो प्रॉपरली क्या हो जाते थे, क्लीन हो जाते थे. Students, we will discuss the next paragraph in our next video. Thank you.